Well, properties of determinant. Hello there, welcome. In this session and in the matrix series, we are now moving ahead with the properties of determinant, and this is where we are going to end the determinant of our chapter. Determinant of matrix chapter. Not our sorry. Yeah, just ignore me for a while. Ignore मत कर देना पूरा session, just for a while. Anyways, so let's just move on with the properties of the determinant. The very first property is reflection property, and that property says that the determinant remains unaltered. So the determinant remains unaltered. Unaltered यानी क्या कि कुछ changes नहीं होंगे उसमें, you know, alteration करना है ना changes करना. So unaltered मतलब कि बिना change का. So the determinant remains unaltered if its rows and rows are changed into columns and columns are changed into rows. If its rows are changed into columns and columns are changed into rows. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 2x2 मैट्रिक्स है 2 1 1 2, इसका जो डिटर्मिनेंट आता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आता है 4 - 1 3. तो अगर मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, वो क्या बोल रहे हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो ग्रीन पेन इज माई इंटरचेंज्ड वाला मैट्रिक्स. सो मैं क्या कर रहा हूं, ये रो को मैं कॉलम में चेंज कर दे रहा हूं. सो 2 1 और ये रो को मैं कॉलम में चेंज कर दे रहा हूं 1 2. सो देयर इज नो चेंज एट ऑल. मतलब अब देखोगे अभी भी जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 2 × 2 4 - 1 इज 3 अगेन. सो दैट इज व्हाट दे आर स्पीकिंग कि डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रोज. ऐसा कभी भी होता है तो इट डजंट मैटर. सो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. मतलब आप सीधा मिरर में देख रहे हो, इसका मतलब दिस ब्लू एंड ग्रीन आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इसलिए तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोला है. सेकेंड, ऑल जीरो प्रॉपर्टी. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर जीरो देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो. बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं आपको. यहां पे 0 0 1 2, ऑल द एलिमेंट्स इन रोज आर व्हाट 0. सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 × 2 0 - 1 × 0 is 0. सो आंसर इज 0. डिटर्मिनेंट इज 0. सिंपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. 0 1 0 0, इसका आंसर क्या आएगा 0. यहां पे देखेंगे आप तो बोथ कॉलम एंड रो आर 0. ये कॉलम 0 है और ये रो भी 0 है एंटायरली. ऐसे समय पे भी आपका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 0 ही आएगा. सो ये वो प्रॉपर्टी थी कि रो एंड कॉलम्स आर 0 और बोला है उन्होंने. सो इट माइट बी पॉसिबल कि दोनों भी हो सकते हैं या एक ही होगा. इट डजंट अफेक्ट अस, कैसा भी हो. ओके, सो या दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल जीरो प्रॉपर्टी. प्रोपोर्शनैलिटी और रिपीटेशन प्रॉपर्टी क्या होता है देखते हैं. देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर प्रोपोर्शनल मतलब आइडेंटिकल टू द एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम देन द डिटर्मिनेंट इज 0. अरे ये सब अपन ने किया है जब डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स कर रहे थे तब. कैसे पता है क्या, ये देखो 2 1 नहीं, एक मिनट. ये देखो ये मैट्रिक्स प्रोपोर्शनल है. वो ये एलिमेंट देखो इसको प्रोपोर्शनल है, ये एलिमेंट इसको प्रोपोर्शनल है. जब कभी भी ऐसा होता है तब आपका डिटर्मिनेंट 0 आता है और यहां पे आपका डिटर्मिनेंट आया 0. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. मैं इसलिए यहां पे लिखा नहीं, इसलिए मैं 1 मिनट रुक गया एंड मैं वहां पे गया ढूंढने उसे. सो प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है कि इफ आउट ऑफ 4 एनी 2 आर इक्वल टू ईच अदर, 4 में से 2 एक दूसरे को इक्वल है, सो इन सच केस आपका वहां पे डिटर्मिनेंट बिकम्स 0. स्विचिंग प्रॉपर्टी. इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows of the determinant changes its sign. Let's see. 1 2 1 2 नहीं 2 1 2 2 2 1 2 2 2. इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 - 4 - 2. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows. इंटरचेंज कर रहा हूं मैं रो को, मैं इसको नीचे ला रहा हूं और इसको ऊपर लेके जा रहा हूं. ये बोल रहे हैं वो लोग इंटरचेंजिंग ऑफ रो इज नथिंग बट व्हाट आई एम, एंड दैट इज पॉसिबल फॉर मी. मैं रोज को इंटरचेंज कर सकता हूं मैट्रिक्स के अंदर, मेरे को मन लगा तो, क्योंकि मैट्रिक्स इज नथिंग. सबसे पहला एग्जांपल याद रख करो अपना, मैट्रिक्स चैप्टर का सबसे पहला एग्जांपल याद करो. सर हमको पिछला याद नहीं है, आप पहला चैप्टर बोल रहे, मैं याद दिलाता हूं.
हमने बुक शेल्फ रखी थी एक, जिसमें पहले ऊपर बुक रखा था, बीच में पहले नीचे इरेजर रखा था। मेरा मन करता है अगले महीने में कि इरेजर ऊपर रहने चाहिए और बुक नीचे रहनी चाहिए। मैं कर सकता हूं क्या? हाँ, मैं कर सकता हूं। ऐसा किसने रूल बनाया है क्या? नहीं। मैट्रिक्स क्या है? वही तो रिप्रेजेंटेशन है, वही तो रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या मैं रोज को या कॉलम्स को मेरे को हाँ, एक तो रो को या तो पूरे कॉलम को इंटरचेंज करूंगा मैं, एक तो पूरे रो को या तो पूरे कॉलम को इंटरचेंज कर दूंगा मैं। ऐसा नहीं होगा कि रो का ये एलिमेंट और कॉलम का एलिमेंट, नहीं, पूरा रो या तो पूरा कॉलम इंटरचेंज कर सकता हूं मैं किसी और रो या कॉलम के साथ में। रो है तो रो के साथ में इंटरचेंज होगा, कॉलम है तो कॉलम के साथ में इंटरचेंज होगा। एनीवेज, सो यहां पे क्या बोला है कि उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, तो मैंने ऐसा कर दिया। ओके, सो अब क्या हो गया मेरा 2 2 1 2 2 2 1 2। अब इसका क्या आएगा डिटर्मिनेंट? देखो 4 - 2, ये 2 आ गया। साइन में चेंज आ गया क्या? चेंजेस इट साइन, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। इसको ना ये रो, इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। R1 बिकम R2, R2 बिकम R1। इसको लिखा भी ऐसे जाता है, R1 इंटरचेंज विथ R2, इंटरचेंज हो गया। खैर फिलहाल तुमको उसका कुछ काम नहीं है, बस बता के रखा ऐसे ही, मेरे मन में आया तो मैंने बताया। ओके, चलो नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी। बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज होती है सब। तुमको साथ ही प्रॉपर्टी है और चलो प्रोपोर्शनलिटी वाली प्रॉपर्टी ले ली है मैंने, तुम्हारी साइन वाली प्रॉपर्टी ले ली है, ये ले लिया 1 2 3। ठीक है, चलो देखते हैं स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, देखते हैं। If the elements of a row or column of a determinant are multiplied by non-zero constant, then the determinants get multiplied by the same constant। ये तो बेसिक अलजेब्रा है यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स का कि अगर आप कोई इक्वेशन की यहां पे किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो मैं अगर आपको बोलूं, नहीं भी क्या तो चलेगा, मैं आपको बोलूं कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में अगर यहां पे x और यहां पे y, अगर आप यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट कि आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो सकता वो पॉसिबल। उसी हिसाब से वो बोल रहे कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो, समझो ये डिटर्मिनेंट हो गया मेरा 1 2 2 2, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका जो आंसर रहेगा वो भी 2 से मल्टीप्लाइड ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हुआ ही आंसर आएगा। यही उन्होंने यहां पे बात बोली है स्केलर मल्टीपल कि नॉन जीरो कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट्स गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। ये जो डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा है उसको भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई होकर ही आंसर मिलता है। जैसे कि आप देखोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा था भाई, -2 आ रहा था। लेट्स से मैंने इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या हो जाएगा 4। इसका आंसर 2 गुना ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। सो ये 8 - 16 ये आ गया -8। अब हाँ कहां गया कलर, 4 इसको मैं लिख सकता हूं -2 टाइम्स 2 टाइम्स -4। दैट सिंपल, क्योंकि -8 इज नथिंग बट 2 टाइम्स -4। आई बात समझ में? आंसर सेम आएगा वो नहीं बोला उन्होंने, मैंने भी कहीं ये नहीं बोला कि आंसर सेम आएगा। हाँ उसके उतना गुना बढ़ जाएगा वो, तो 4 को अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो 8 मिलेगा ना आपको। एग्जैक्टली। सो ये वो आपकी प्रॉपर्टी थी स्केलर प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है आपको। देखो A1 + B1 C1 D1 है डिटर्मिनेंट, A2 + B2 C2 D2 है, A3 + B3 C3 D3 है। ये एक डिटर्मिनेंट है आपका पूरा, ठीक है। तो इसी डिटर्मिनेंट को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखो A1 C1 D1 A2 C2 D2 A3 C3 D3 प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। अब इनका अगर एडिशन करोगे तो रिस्पेक्टिव टर्म्स का एडिशन होगा, रिस्पेक्टिव टर्म्स का क्या होगा एडिशन होगा। और वो एडिशन देखो
A1 प्लस B1, C1 प्लस C1, वो तो क्या C1 ही रहेगा, D1 प्लस D1 ही रहेगा, अपने को क्या उससे फर्क पड़ रहा है, अपने को से क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। उसी हिसाब से A2 B2 A3 B3, उसको बोलते हैं सम प्रॉपर्टी। क्या बोला जाता है इसको, सम प्रॉपर्टी बोला जाता है डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर। इसका डिटर्मिनेंट ये इसके डिटर्मिनेंट के बराबर रहेगा। इसका जो आप करके देख लेना, अगर आपकी इच्छा है ना तो आप यहां पे नंबर्स ले लो और वही नंबर्स यहां पे पुटअप कर दो और इन दोनों को लेफ्ट LHS और इक्वल टू RHS शो करो, आ जाएगा, सेम ही आएगा। ओके, सो ये था अपना सम प्रॉपर्टी। अब आता है अपना नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द सेवेंथ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगर मेरा ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, देन आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म A1 अल्फा B1 प्लस बीटा C1 B1 C1 A2 अल्फा B2 बीटा C2 B2 C2 A3 प्लस अल्फा B3 प्लस बीटा C3 B3 C3। इसका जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू इसका आंसर डिटर्मिनेंट का। बट आगे पढ़ लेते क्या है, दैट इज डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड अंडर एन ऑपरेशन ऑफ फॉर्म CI इंटरचेंज टू CI प्लस अल्फा CJ प्लस बीटा CK। भाई ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इतना भयंकर चीज बता रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं, अपन ने बस किया क्या है पता है क्या, एक मिनट, ये प्रॉपर्टी है तुमको कि तुमको आगे वाली प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर, नहीं तुमको यही प्रॉपर्टी है। हाँ, ये 8वीं 9वीं और 10वीं तुमको है नहीं वो प्रॉपर्टी, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। यस, एनीवेज, हाँ ये क्या बोल रहे हैं वो लोग कि देयर इज नथिंग एज सच न्यू इन दिस। आपको बस इतना याद रखना है कि द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड अंडर एन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म का ऑपरेशन हो रहा है CI CJ CI प्लस CI टू CJ होना, CI टू CI प्लस एडिशन हो रहा है किसका, अल्फा, हाँ CI टू CI मतलब A1 चेंजेस टू A1 प्लस अल्फा CJ प्लस बीटा CK। ये अल्फा CJ मतलब ये B1 और ये बीटा CK मतलब ये C1, वेयर J कॉमा K इज नॉट इक्वल टू I। देखो I के बराबर नहीं रहेंगे वो, J कॉमा K, ये J और K, हाँ यहाँ पे I रहेगा J नहीं रहेगा, वो तो बराबर था। और एन ऑपरेशन ऑफ द फॉर्म R1 टू RI प्लस अल्फा RJ प्लस बीटा RK। इसका मतलब हो गया, इसका मैं सिंपल भाषा में बता दूं तो मैं तुमको थोड़ी देर पहले बोला था कि इंटरचेंज हो रहा है C1 मतलब रो का, है ना। हाँ ये क्या है, C मतलब क्या हो गया, कॉलम, ऐसा कुछ नहीं, कॉलम अभी इन्होंने कैसा रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने इस रो को रिप्रेजेंट किया एक्चुअली इन्होंने, ये हाँ कॉलम को रिप्रेजेंट करके वो लोग बोल रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं R। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स के वक्त जब होता है तब R एंड C का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है, मैं यहाँ पे C का बता देता हूँ, उन्होंने क्या बोला है, CI को इंटरचेंज करो CI से। अपन ने जब यहाँ पे किया था तब मैंने तुमको क्या बोला था, कहाँ पे गया यार वो इंटरचेंज, हाँ यहाँ पे जब मैंने बोला था तुमको तो मैंने बोला था R1 ऐसा लिखते R2 से, मतलब रो 1 इज इंटरचेंज टू रो 2 एंड लाइकवाइज, दोनों भी पॉसिबल है। ओके, सो वही चीज हुआ यहाँ पे, CI को इंटरचेंज किया CI से। सो यहाँ पे देखो A1 को इंटरचेंज किया A1 से, दैट यू कैन सी, A1 को खुद से इंटरचेंज किया तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म किया। कैसा ऑपरेशन परफॉर्म किया कि किसी भी कॉलम का एक कोई एलिमेंट ले लो, मतलब यहाँ पे, और उसको एक अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, सो लाइक अल्फा CJ, लेकिन अब वो यहाँ पे 1 रहना पॉसिबल नहीं है, दूसरा रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी आ गया तो यहाँ पे ये B1 आ गया अपने पास में, सो इट इज होनली अ डिफरेंट एलिमेंट, एंड प्लस बीटा CK, ये कॉलम, तीसरा कॉलम का, सॉरी यहाँ पे एरो नहीं दे सकता मैं, ये कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। अगर ऐसे टाइप का एडिशन भी परफॉर्म होता है किसी एक डिटर्मिनेंट में, सिर्फ एक ही पोजीशन पे, यहाँ पे ये पहले कॉलम में
पहले कॉलम में, इसलिए सी लिया। अगर रो लेते तो ये रो में आता पूरा, ये ऐसा चीज 3 रो में आ जाता, पर ये कॉलम में आया है। इसका ये मतलब हो गया है, इसका ये मतलब हो गया कि कॉलम में इंटरचेंज हुआ है, कॉलम में एडिटिंग हुई है कॉलम में। ओके, पहले रो के पहले कॉलम में एडिटिंग हुई है, पहले दूसरे रो के पहले कॉलम में, तीसरे रो के पहले कॉलम में। सो इसलिए ये यहां पे लिया ऐसा। और आर से अगर करते तो ये चीज यहां पे रहती और ये चीज यहां पे रहती। सो लाइक अब वो है नहीं, उन्होंने कॉलम को रिप्रेजेंट किया है इसलिए। सो इतना उसमें डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इतना डिटेल में नहीं है रो ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब चीज रहती तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में भी आती और मैं समझाता भी, पर इतना उस पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। जब कभी भी ऐसा होता है तो डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड, एंड फैक्टर प्रॉपर्टी है, इतना कुछ नहीं है। फैक्टर ये आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सो आई वोंट स्ट्रेस इट आउट। अगर आप देखोगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल, इसलिए बता रहा हूं मैं कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोगे, दोनों भी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल, और डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू A1 B2 C3। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी द डिटर्मिनेंट आंसर। ओके, सो ये कोफैक्टर ये सब जाने दो, ये सब आपको कुछ एक्चुअली आपको ये 8, 9, 10 काम के ही नहीं है, बट वो ठीक है, मेरे पास थे तो मैंने ले लिए, बट दैट इज नॉट फॉर योर यूज। अपने को सिर्फ इतने ही तक के काम था तो अपन इतने तक के ही स्ट्रिक्टली रहेंगे। ओके, so these were the properties of the determinant, and now I can say that I know कि तुमको लास्ट प्रॉपर्टी 7 थोड़ी हार गई होगी, बट इट्स ओके, कोई चीज को टाइम दो या तो उसको एज इट इज रहने दो, इतना कुछ है नहीं उसमें। वो इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है कि दे हैव केप्ट यू, गिवन योर लिमिटेड डेटा, एंड उसमें उन्होंने वो प्रॉपर्टी दे दी है जिसका आपको कुछ आगे काम भी नहीं है और जिसका आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है आगे के सिलेबस में भी। सो anyways, leave it as it is. So we are done with the determinant, and now we will be going to move ahead with the Cramer's rule in the next session. So that's it from me, guys. Thank you.